नेपाल में कुदरती कयामत आई है, आपने देखा। अब इस कयामत की तस्वीरें आप पिछले 24 घंटे से देख रहे हैं। सैकड़ों ऐसे वीडियो, तस्वीरें सोशल मीडिया पर आने लगी हैं जो बताती हैं कि नेपाल में जो विभीषिका आई वो कितनी भयानक थी। हम आपको ऐसी सिर्फ 3 तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जिसमें इस भयानक त्रासदी का एहसास आपको अपने ड्राइंग रूम में भी हो सकता है, जहां से आप इस वक्त हमें देख रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब बाढ़ आ रही थी। तब तक नदी अपने हदों में बह रही थी। दोनों तरफ घास के मैदान थे। दूर पहाड़ी के कोने से सैलाब का सिर नजर आने लगा था। आगे आगे नदी का सफेद पानी, पीछे से मटमैले पानी की करीब 20 से 25 फीट छलांग लगाती प्रचंड प्रवाह। एक मिनट के अंदर सैलाब की दूसरी प्रचंड धारा आई। तब तक नदी के किनारे स्क्रीन पर बाईं ओर दिख रहा ये मकान वजूद में था। दूसरा मिनट गुजरते गुजरते वो इकलौता मकान डूब चुका था। बाईं ओर की इस बस्ती पर खतरा था। तीसरे मिनट में इस बस्ती के अंदर सैलाब की धारा घुस चुकी थी। पहाड़ी से सैलाब की लहर पर लहर उतरती जा रही थी। और चौथा मिनट गुजरते गुजरते करीब दर्जन भर इमारतों वाली ये बस्ती खत्म हो चुकी थी। अब इन 2 तस्वीरों में फर्क देखिए। 4 मिनट के फर्क में कुदरत ने ऐसी तबाही मचाई थी कि जन्म भर की मशक्कत और बरसों की उम्मीदें सिर्फ 4 मिनट में मलबा बन गई थी। एक और तस्वीर देखिए, जब पहाड़ी पर सैलाब का प्रचंड प्रवाह किसी वक्त 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ा होगा तो कैसा नजारा रहा होगा। नदी में उतरी सैलाब की धारा की सीधी टक्कर जिस जगह पर हुई, वहां की इमारतों के बीच प्रचंड प्रवाह ने देखते ही देखते तबाही मचा दी। लोग भागने की कोशिश करते रहे। चंद सेकंड के अंदर सब कुछ सैलाब की चपेट में था। आज तक ब्यूरो। और कल जब त्रासदी हुई, सैलाब आया, उसके बाद से दुखद खबर लगातार आ रही है। और अभी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, करीबन 1500 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ पता नहीं है कि वो कहां हैं, कोई जानकारी नहीं मिल पाई और वो लापता चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नेपाल में त्रासदी को लेकर। नेपाल सरकार की तरफ से जो अभी तक खबर आई है, 1500 लोग लापता हैं। और देखिए, हम फिर कह रहे हैं कि हो सकता है ये आंकड़ा बढ़ जाए, क्योंकि कई जगह ऐसी हैं जहां सब कुछ मिट गया। जो आप अभी तस्वीर देख रहे हैं ना, 2 मिनट के अंदर सब कुछ यहां बर्बाद हो जाता है। नेपाल में बाढ़ से अब तक 1500 लोग लापता हैं। 800 विदेशी नागरिक इसमें शामिल हैं। अब बाकी नेपाली बताए जा रहे हैं। 175 लोगों की मौत की खबर अभी तक सामने आ रही है और यह भी आंकड़ा बढ़ सकता है। अब देखिए, हमने आपको बताया कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन अब हम आपको वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि जब ग्लेशियर टूटा होगा तो वहां क्या मंजर रहा होगा। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ तस्वीरें समझाने की कोशिश करते हैं और ये पूरी विनाश लीला कहां से शुरू हुई ये हम आपको समझाते हैं। यहां पर आप ध्यान से देखिए, नेपाल और तिब्बत का ये बॉर्डर, ये इलाका आप देख रहे हैं। यहां पीले घेरे में आपको 2 ग्लेशियर दिखेंगे, ग्लेशियर नंबर 2 और ग्लेशियर नंबर 1, जिसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है। ये वो जगह है, ग्लेशियर 2 और ग्लेशियर 1। अब आप ऐसे देखिए, बाईं ओर ये चीन, ये यहां पर बाईं ओर चीन है। अब दाईं ओर आप देखेंगे, ये पूरी नेपाल की सरहद यहां पर आ गई। अब कयामत की वो धारा फूटी जिसने यहां पर तबाही मचा के रख दी। और उसी के बाद से आप देखिए कि ये ग्लेशियर यहां फूटे, उसके बाद ये सब बर्बाद होता हुआ चला गया। अब और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब आप यहां पर और अच्छे से समझिए कि यहां ये नेपाल है
और नेपाल 168 किलोमीटर का ये तबाही का सफर, लेंदे नदी यहां से शुरू होते हुए ये जाता है भोटे काशी, उसके बाद जाफरू बेसी, उसके बाद बेत्रावती, मलेखू, मुलिग्न, उसके बाद त्रिशूली नदी और ये नारायणी देवघाट। ये यहां से पूरा सफर तय करते हुए ये देवघाट तक पहुंचता है। कितने किलोमीटर? यहां आप देखिए 168 किलोमीटर का ये तबाही का सफर है। आपको बहुत अच्छे से हमने यहां समझाने की कोशिश की। और जब ये 168 किलोमीटर का तबाही का सफर जैसे जैसे तय हो रहा था, लोगों की जिंदगियां जा रही थी, पता ही नहीं चल रहा था। भूस्खलन से बने अस्थायी लेक के फटने की आशंका, खुद ग्लेशियर लेक के भी फटने की आशंका है। अब आपको और अच्छे बताते हैं तस्वीरें। यहां पर आप देख रहे हैं ये चाइनीज बस्ती, यहां पर अब ये जो जगह है गेरोंग पोर्ट, यहां पर बताया जा रहा है सब भारी तबाही यहां पर बची। चाइनीज इमिग्रेशन ऑफिस की इमारत आपको यहां पर बहती हुई आपने देखी होगी, और इससे थोड़ी दूर आगे यहां पर ये रुसावगढ़ी जिसके बारे में जिक्र यहां पर किया जाता है, ये पूरा यहां पर आपको बताया जा रहा है। ये आप देखिए नेपाल के रसुवा में सबसे ज्यादा तबाही की तस्वीरें देखी गई हैं। और उसके बाद आपने देखा एक सेकंड कितने सारे लोग यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं और सब अपनी जान बचाने के लिए कहीं ना कहीं छुपने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगा होगा कि ये जो बड़ी इमारत है, बड़ी इमारत शायद ये पानी के वेग को रोक लेगी, तो कुछ लोग आप यहां पर देख रहे हैं यहां पर छुपने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ यहां पर छुपने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इसके अंदर। उन्होंने सोचा इतनी बड़ी इमारत, इतनी बड़ी दीवार बचा लेगी उन्हें, लेकिन थोड़ी देर में देखिए ऊपर से आता है, यहां सीसीटीवी कैमरे में दिखता है, सब कुछ एक झटके में बर्बाद हो गया। लोगों की रूह कांप गई जब उन्होंने ये देखा। अब आप नक्शे पर ये तस्वीर देखिए, यही वो जगह है जहां वो भीषण तबाही ने सबसे पहले दस्तक दी थी। ये वो जगह यहां पर बताई जा रही है, सबसे पहले दस्तक दी थी। और उसके बाद पता चला आपको 168 किलोमीटर का सफर। और उसके बाद ये देखिए कितने लोग यहां पर ऐसे जो जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। यहां पर गाड़ियां खड़ी है, यहां पर बसें खड़ी हैं। अब ये बस थोड़ी आगे जाती है और उसके बाद सब कुछ एक पल में बर्बाद हो जाता है। आपको शायद अंदाजा नहीं है, लेकिन कल नेपाल चीन बॉर्डर पर जो कुछ हुआ वो बहुत ही भयानक था। अंदाजे के लिए हम आपको बताएं तो आपकी छत पर 1000 लीटर की पानी की टंकी होती है। अब ऐसे 2 करोड़ पानी की टंकियों को 17,000 फीट ऊंचाई पर ले जाकर एक साथ खोल दिया गया। आप सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा। नेपाल पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस प्रलयकारी फ्लैश फ्लड में अब तक 175 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। 1550 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं और बहुत से लोगों के बारे में तो पता ही नहीं चल पाया है कि कितने लोग लापता हैं, संपर्क से बाहर हैं। मुख्य रूप से 133 भारतीय तीर्थयात्री, 37 प्रवासी भारतीय और 290 से अधिक अन्य विदेशी पर्यटक शामिल हैं। माल के नुकसान में करीब 1500 करोड़ नेपाली रुपए के नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। लेकिन अब सवाल है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इतनी बड़ी त्रासदी घटी कैसे? क्या प्राकृतिक ग्लेशियर फटा? क्या भूस्खलन से ग्लेशियर लेक बन गया? यह सवाल यहां पर आया कि क्या प्राकृतिक ग्लेशियर यहां पर फटा, इसके पीछे क्या था, वजह क्या थी? क्या भूकंप के बाद भूस्खलन से ग्लेशियर लेक बनी और उसके बाद वो सब बर्बाद हो गया? भूकंप हुआ? क्या इस भीषण तबाही से बचा जा सकता था? यह सवाल लोगों के मन में है जिन्होंने अपने को खो दिया। क्या इस त्रासदी को टाला जा सकता था? क्या सूचना तंत्र नाकाम रहा? अगर पहले पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्या चेतावनी तंत्र का फायदा नहीं हुआ? इमरजेंसी सर्विस अचानक होता है ना कि पता चलता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, या फिर कहीं से जानकारी साझा की जाती है, चेतावनी अलर्ट जारी किया जाता है। ये बहुत से सवाल आज नेपाल से लेकर चीन और चीन से लेकर हिंदुस्तान तक के लोगों के मन में चल रहे हैं, जिन्होंने अपने को खो दिया, जो आस में है कि कोई आएगा उनका वापस। अब इन सवालों के पीछे नेपाल की ओर से बयान जारी किया गया है, क्योंकि नेपाल के जल विज्ञान अनुसंधान केंद्र के बाढ़ पूर्वानुमान महाशाखा ने कल ही विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। अब इस रिपोर्ट में नेपाल ने साफ साफ कहा है कि तिब्बत की ओर नदी का बहाव रुका तो झील बनी। 26 अगस्त को सुबह 8:37 पर 4.4 रिक्टर का झटका दर्ज हुआ, यानी भूकंप। और इसके फौरन बाद भोटे काशी नदी में बाढ़ आने की सूचना मिलती है। 8:50 पर, यानी सुबह 9 बजने में 10 मिनट की देरी थी, स्यूफुम्बेसी सेंटर से आंकड़े मिलना बंद हो गए। सब तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, कोई आंकड़े नहीं। रसुवा बेत्रावती में सुबह 9 बजे बाढ़ की सूचना मिल चुकी थी।
अब नेपाल के बाढ़ पूर्वानुमान महाशाखा ने सुबह 9:15 बजे पहली चेतावनी जारी की। 9:15 बजे कुल 6,79,295 लोगों को मैसेज भेजे गए, जो मोबाइल पर अलर्ट आता है ना, और तब तक 9:20 पर बेत्रावती और 10:28 पर धादिन सेंटर तक बाढ़ पहुंच चुकी थी। इतनी तेजी के साथ 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेजी से यह हुआ है। अब नेपाल में आई तबाही के बाद जोर शोर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी जान लगा दी गई है एक एक जान बचाने के लिए। पहली कोशिश लापता लोगों को तलाशने की है, लेकिन नेपाल में इस त्रासदी को लेकर चीन के खिलाफ नाराजगी के सुर सुनाई पड़ रहे हैं, क्योंकि रसुआ जिले के स्थानीय नेपाली प्रशासनिक अधिकारियों और जमीनी रिपोर्टों के अनुसार तिब्बत के केरूंग इलाके में बाढ़ की सूचना नेपाली समय के मुताबिक सुबह करीब 8:15 बजे ही मिल चुकी थी। यानी सुबह 8:15 बजे तिब्बत के इलाके में तबाही मच चुकी थी। लेकिन नेपाली नेताओं का आरोप है कि चीन ने इसकी आधिकारिक पूर्व चेतावनी जारी करने में करीब 45 मिनट की देरी कर दी। नेपाल की श्रम संस्कृति पार्टी के चेयरमैन और प्रमुख नेता हरकराज राई ने नेपाल की संसद में चीन की भूमिका पर तीखे सवाल उठाए हैं और पूछा है कि जब तिब्बत की तरफ से इतना बड़ा सैलाब आ रहा था तो चीन ने समय रहते नेपाल को आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी क्यों नहीं दी। इसके अलावा नेपाल के पत्रकारों और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े लोगों ने भी चीन के रुख को लेकर अब नाराजगी जताई है। ये हालात देखिए। ओ माय गॉड यार, क्या इसके पीछे सिर्फ निसर्ग है, नेचर है, या इसके पीछे कुछ और है। और इसलिए मेरा शक जो है वो इस बात पे जाता है कि चीन के पास इतने सारे सैटेलाइट है, उपग्रह है, फिर भी क्या उनको ये पता नहीं था कि ऐसे कुछ होने वाला है, या ऐसे कुछ हुआ है, और अगर पता होता तो क्यों उन्होंने ये बात नेपाल को नहीं बताई। क्योंकि नेपाल और चीन के बीच में ऐसे डेटा शेयर करने का एक समझौता है, जैसे कि हमारे और चीन के बीच में भी है। तो तकरीबन 4 घंटे बाद जब ये दुर्घटना हुई तिब्बत के साइड में, उसके बाद उन्होंने नेपाल को खबर की कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन उसके पहले नेपाली लोगों को पता चल गया था और वो अपनी जान बचाने के लिए काफी कसरत कर रहे थे। अब चीन के पास इतने सारे सैटेलाइट है जो कि हर पूरी दुनिया भर उनकी रिकॉनेसेंस चलती है और इस एरिया में भी चलती है, तो क्यों उन्होंने नहीं बताया। क्या इसके पीछे उनके कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का कारण है, जो कि एक इकोलॉजिकली फ्रेजाइल रीजन को तबाह कर रहे हैं। और ये बात बहुत जरूरी है जानना, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जानना जरूरी है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं,